आरंभ करते हैं। BA तृतीय वर्ष, षष्ठ सत्र, हिंदी ऐच्छिक, प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने दृश्य काव्य विशेष करके नाटक के तत्वों को लेकर के चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि नाटक के जो तत्व हैं, वस्तु, नेता और उसके उपरांत रस और अंत में अभिनय। अब इसके उपरांत हम ये जो भारतीय आधार पर ये जो चारों तत्व नाटक के हमने गिने हैं, जिसके अंतर्गत देखिए हमने पहले नाटक क्या है ये देखा। भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक के तत्वों में हमने सबसे पहले वस्तु को देखा, जिसके अंतर्गत प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित स्वरूप की वस्तु। इसमें जो दृश्य तथा सूच्य वस्तु, इसके आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया था। सूच्य वस्तु के अंतर्गत जो अर्थोपक्षेपक होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले विष्कंभक, उसके उपरांत प्रवेशक, तीसरा चूलिका और चौथा अंकास्य तथा पांचवा अंकावतार देखा। वस्तु संगठन, वस्तु विकास की दृष्टि से कथा वस्तु के भेद देखे, जिनके अंतर्गत हमने आधिकारिक और प्रासंगिक कथा वस्तु देखी। प्रासंगिक के अंतर्गत पताका और प्रकरी, ये दो महत्वपूर्ण भाग देखे। कार्यावस्थाएं 5 देखी, जिनके अंतर्गत बीज, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 कार्यावस्थाएं देखी। अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां देखी। और संधियां अर्थात एक अर्थ प्रकृति और एक कार्यावस्था को मिलाकर के एक संधि हो जाती है। इस प्रकार से प्रारंभ कार्यावस्था और बीज अर्थ प्रकृति से मुख संधि, प्रयत्न और बिंदु से प्रतिमुख, प्राप्त्याशा पताका से गर्भ, नियताप्ति प्रकरी से विमर्श, फलागम और कार्य से निर्वहन, इस प्रकार की 5 संधियां, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि आपके सम्मुख प्रस्तुत की। इसके उपरांत हमने संवाद की दृष्टि से कथानक के वस्तु के दो तीन भेद किए, जिनमें सर्वश्राव्य या संवाद, प्रकट संवाद, आत्म संभाषण या स्वगत संवाद जो अश्राव्य के अंतर्गत आते हैं, और नियत श्राव्य के अंतर्गत हमने कुछ भेद देखे, जिसमें आकाश भाषित, त्रिपताका इत्यादि की बात की। उसके उपरांत हमने नेता की ओर ध्यान दिया। ये जो वस्तु है वो ले जाने वाले जो हैं उनको नेता कहते हैं, जिनके अंतर्गत नायक, प्रतिनायक, विदूषक, नायिका इत्यादि पात्र आ जाते हैं। वीट चेट भी पात्र आते हैं। नायक के भारतीय परंपरा के अनुसार जो भेद होते हैं, धीरोदात्त से लेकर के धीरोद्धत तक 5 प्रकार। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत, ये भेद हमने देखे। उसके उपरांत हमने नायिका के कुछ भेद आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। उसके उपरांत खलनायक या प्रतिनायक, उसके उपरांत विदूषक, वीट, चेट, शकार, नट, नटी, गायक, गायिका इत्यादि जो नाटकों में नट आते हैं उनका भी उल्लेख किया। और रस में हमने देखा कि नहीं रसादृते कच्युदार्थ प्रवर्तते, रस के बिना नाटक में कहीं कोई अर्थ शेष नहीं रह जाता। और नाटकों में श्रृंगार, वीर और शांत, ये 3 प्रधान रस अंगिरस रहते हैं, और बाकी के अन्य सारे रस उसके उपकारक रस के रूप में या गौण रस के रूप में आते हैं। और अभिनय में हमने कल देखा कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनयों की बात की। अब हम आज की तासिका में हम पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के तत्वों पर विचार करने वाले हैं। ध्यान रखिए कि भारतीय दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि में एक अंतर है। अंतर यह है कि भारतीय नाटकों का इतिहास बहुत पुराना है, पाश्चात्य नाटकों का भी बहुत पुराना है, परंतु पाश्चात्य नाटक अंग्रेजों के ज़माने में हमारे भारत में आए। उससे पूर्व अंग्रेजी या पाश्चात्य पद्धति के, ग्रीक पद्धति के, रोमन
और बाद में जब अंग्रेज यहाँ आए तो शेक्सपियर या फिर उनके उपरांत के जो बहुत महत्वपूर्ण नाटककार रहे, उन नाटककारों के नाटकों का अध्ययन जब भारत में होने लगा, अंग्रेजी एमए करने वाले छात्र अंग्रेजी नाटक खेलने लगे, तब कहीं जा कर के पाश्चात्य नाटकों की कुछ बातें हमारे सामने आई और उस दृष्टि से हम आज के नाटकों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पाश्चात्य परंपरा के अनुसार जो नाटकों के तत्व हैं उनको अब हम विस्तार से आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हिंदी के आधुनिक नाटकों तथा नाट्यालोचना पर पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमने अंग्रेजों की अधीनता में 150 वर्ष गुलामी में रहे थे और बाद में जब 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय निर्माण हुए, तब हमने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का आरंभ किया और प्रकारांतर से हमने अंग्रेजी नाटकों को भी पढ़ा और आगे चल कर के भारत में जो नाटक आए उन नाटकों में अधिक से अधिक प्रभाव पाश्चात्य नाट्यशास्त्र का हमें दिखाई देता है और उसके अनुसार हमें अध्ययन करना आवश्यक होता है और इसी आधार पर नए नाटक लिखे गए। हमारे समकालीन नाट्यालोचना का एक तरह से पाश्चात्य आलोचना का नाट्यालोचना की अनुगामिता रही है। इसीलिए पाश्चात्य नाट्यालोचना में निर्धारित नाट्य तत्वों का संक्षिप्त परिचय आवश्यक हो जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। कितने? 6 तत्व स्वीकार हैं। इनमें से पहला कथा वस्तु, जो भारतीय नाट्यशास्त्र में भी है। दूसरा चरित्र चित्रण, जिसको भारतीय नाट्यशास्त्र में नेता कहा गया है। तीसरा संवाद, जिसको भारतीय नाट्यशास्त्र में वाचिक अभिनय के अंतर्गत रखा गया है। चौथा देश काल, जो नया है, जो भारत में नहीं था। तो उसके उपरांत भाषा शैली, जो भारतीय नाट्यशास्त्र में नहीं थी, और अंत में उद्देश्य। ये जो संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य, ये अधिक तत्व यहाँ आ गए हैं और यहाँ मेरे ख्याल से उद्देश्य तत्व को हम रस में समाहित कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि देशकाल और भाषा शैली, ये 2 तत्व तो हमने अधिक पाश्चात्य नाट्यशास्त्र से ग्रहण किए हुए हैं। फिर से इन 6 तत्वों को आपके सम्मुख रखता हूँ। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के अनुसार 6 तत्व बन जाते हैं नाट्य के। पहला तत्व है कथा वस्तु, जिसको हमने वस्तु के अंतर्गत देखा। दूसरा है चरित्र चित्रण, जिसको हमने भारतीय नाट्यशास्त्र के अंतर्गत नेता में देखा। तीसरा संवाद, जिसको हमने वाचिक अभिनय के अंतर्गत देखा। चौथा देशकाल, जो हमारे पास नहीं था। भाषा शैली, जो हमारे पास नहीं थी। और अंतिम उद्देश्य, जो हमारे पास नहीं था, फिर भी हम उसे रस रूप में परिणत करके देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी नाट्य की समीक्षा, हिंदी नाटकों की समीक्षा भी इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर दिखाई देती है। हालांकि हमें भारतीय नाट्यशास्त्र को भी भूलना नहीं है और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र को भी भूलना नहीं है। तो पहला तत्व आता है कथा वस्तु। यह नाटक का आधारभूत सृजक तत्व है। कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, कल्पित, मिश्रित किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिर भी उत्पाद्य वस्तु का अर्थात काल्पनिक कथा वस्तु का ज़्यादा प्रचलन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आजकल ऐतिहासिक पौराणिक कथा प्रसंगों को या तो प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है या फिर मिथकीय संदर्भों में उसका प्रयोग किया जाता है। उसका अभी लगभग सामने नहीं आ जाता। कथा वस्तु के अंतर्गत आधिकारिक और प्रासंगिक कथा वस्तु में सुसंगठितता होनी चाहिए। पाश्चात्य विद्वानों ने कथा विस्तार की 6 अवस्थाएं मानी है। जैसे हमारे यहाँ हमने 5 अवस्थाएं मानी थी, कार्यावस्थाएं, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त, नियतार्थ, फलागम। इसकी जगह उन्होंने अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है एक्सपोजिशन, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। दूसरा है इनिशियल इंसिडेंट, जिसको हिंदी में प्रारंभिक घटना कह सकते हैं। तीसरा है रेजिंग एक्शन, जिसको हिंदी में हम विकास, कार्य का विकास कह सकते हैं या कृति का विकास कह सकते हैं। चौथा है क्राइसिस, जिसको हम चरम सीमा या चरमोत्कर्ष कह सकते हैं, क्लाइमैक्स कह सकते हैं। और इसके उपरांत डिनॉनमेंट, जिसको
हिंदी में निगति या नियताप्ति कहा जा सकता है। और अंतिम है कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ जिसको परिसमाप्ति या समाप्ति कहा जा सकता है। तो देखिए, पाश्चात्य नाटकों की कथा वस्तु के भी 6 चरण होते हैं, 6 उसके पद होते हैं या अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली है एक्सपोजिशन, जिसको प्रस्तावना हिंदी में कहा जाता है। दूसरा है इनिशियल इंसिडेंट, जिसको प्रारंभिक घटना कहा जा सकता है। तीसरा है राइजिंग एक्शन, जिसको विकास, कार्य का विकास कहा जा सकता है। चौथा है क्राइसिस, जिसको चरम सीमा कहा जा सकता है। पांचवा है डिनोनमेंट, जिसको निगति या नियताप्ति कहा जा सकता है। और छठा है कैटास्ट्रोफ, जिसको परिसमाप्ति या समाप्ति कहा जा सकता है। पाश्चात्य धारणा के अनुसार कथा विस्तार में सबसे प्रधान तत्व क्राइसिस या संघर्ष तत्व है, 2 पक्षों का संघर्ष। ये कभी कभी मन के अंतर्गत विचारों का भी संघर्ष हो सकता है, जिसको अंतर्द्वंद्व भी कहा जा सकता है। 2 तत्वों का द्वंद्व, 2 तत्वों का संघर्ष, चाहे वो बाह्य हो चाहे अंतर हो। और ध्यान रहे, पाश्चात्य काव्य शास्त्रों की या पाश्चात्य काव्य नाटकों के अंत की एक विशेषता है कि पाश्चात्य नाटक प्रायः दुखांत होते हैं, ट्रेजेडी पूर्ण होते हैं। परंतु भारतीय नाटकों की विशेषता है कि भारतीय नाटक ये सुखांत या कॉमेडी होते हैं, और अंग्रेजी नाटक संघर्ष के स्वरूप, अंतर्द्वंद्व के स्वरूप दुखांत होते हैं। जैसे शेक्सपियर के जितने भी नाटक हैं, चाहे वह नाटक किंग लियर नाटक हो, चाहे वह नाटक ऑथेलो नाटक हो, चाहे जिसे हम अलग अलग नाटक है जिसमें नायक टू बी नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन कहने वाला नायक हो, मतलब करूं या न करूं, रहूं या न रहूं, जीऊं या मरूं, इस प्रकार के अंतर्द्वंद्व में जो नायक अटक जाते हैं वो शेक्सपियर के दुखांत नायक हैं, दुखांत नाटक हैं। और हमारे यहाँ प्रभु रामचंद्र हो, श्री कृष्ण हो, या कोई भी नायक हो भारतीय परंपरा का, वह नायक दुखद नहीं होता, वो विचार नहीं करता ज्यादा क्या करूं या न करूं, इस दुविधा में नहीं पड़ता, अपितु कार्य कर जाता है। इसलिए हमारे यहाँ के नाटक सुखांत होते हैं और पाश्चात्य नाटक दुखांत होते हैं। कथा वस्तु के बाद दूसरा तत्व आता है पाश्चात्य नाट्य शास्त्र का, वह है चरित्र चित्रण, जिसको हमने नेता के रूप में पहले देखा था। पात्र योजना और चरित्र चित्रण की पाश्चात्य दृष्टि यथार्थ और स्वाभाविक रही है। हमारे यहाँ नायकों को या तो देवता माना गया, या राजा माना गया, या सुपर मैन माना गया, लेकिन अंग्रेजी या पाश्चात्य नाटकों में ऐसा नहीं है। पाश्चात्य नाटकों की दृष्टि यथार्थ और स्वाभाविक रही, इसलिए नाटक के नायक, पाश्चात्य नाटकों के नायक जो हैं या फिर अन्य चरित्र जो हैं, हमारे भारतीय आचार्यों की तरह आदर्शवादी नहीं है, और न ही सत्य मतलब सद्गुणों के भंडार और खलनायक दुर्गुणों के भंडार, ऐसा नहीं है। पाश्चात्य नाटकों में नायक सामान्य मनुष्य रहते हैं, जिनमें सद्भाव और दुर्भावना दोनों का मिला जुला रूप रहता है। वो देव नहीं है, वो महापुरुष नहीं है, सामान्य लोग हैं। और हमारे नाटकों का उद्देश्य क्या था? असत्य पर सत्य की विजय दिखाना, रावण पर राम की विजय दिखाना, दुर्योधन पर अर्जुन की विजय दिखाना, कंस पर कृष्ण की विजय दिखाना, औरंगजेब पर शिवाजी महाराज की विजय दिखाना, अकबर पर राणा प्रताप की विजय दिखाना, ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन यहाँ उद्देश्य वैसा नहीं है, उनका उद्देश्य केवल अंतर्द्वंद्व को जागृत करना है। पाश्चात्य विद्वान दुखांत विशेष करके त्रासद नाटकों के पक्ष में होते हैं। उनकी धारणा है कि नायक हम जैसा अर्थात सहज मानवीय भावनाओं से युक्त हो, जिससे प्रेक्षक का तादात्म्य स्थापित कर सके। प्रेक्षक होते हैं, दर्शक जो होते हैं, उन्हें लगता है कि मानो
उसके ही सुख दुखों का, उसके अंतर्द्वंद्वों का मंचन रंगमंच पर हो रहा है। इसीलिए देखिए, पाश्चात्य पोएटिक्स के सबसे प्रधान आचार्य, जिनको हम एरिस्टोटल या अरस्तु कहते हैं, उन्होंने अपने पोएटिक्स इस ग्रंथ में त्रासद नाटक के नायक को मानवीय रूप में उकेरा है। यानी मानवीय भावनाओं से युक्त ऐसे नायक पर उन्होंने बल दिया है। उनकी धारणा है कि नायक हम जैसा सहज मानवीय भावनाओं से युक्त हो, उसके चरित्र में सत और असत का द्वंद्व लगातार चलता रहे, अच्छाई और बुराई का द्वंद्व चलता रहे, सच्चाई और झूठ का द्वंद्व चलता रहे, पुण्य और पाप का द्वंद्व चलता रहे। मूलतः पाश्चात्य नाटकों के, खास करके ट्रेजेडी नाटकों के नायक जो हैं, वे सज्जन हैं, परंतु किसी अन्य के द्वारा उनके मन में दुर्भावना भरने से वे दोषी हो जाते हैं, दुर्जन हो जाते हैं। जैसा कि ओथेलो नाटक का विलन इयागो, ओथेलो के मन में उसके पत्नी डेस्डेमोना के प्रति कुछ गलत धारणा लगा देता है, और जिसके कारण ओथेलो अपनी पत्नी डेस्डेमोना को मार डालता है। वो सज्जन तो होते हैं, पाश्चात्य नाटकों के नायक सज्जन तो होते हैं, परंतु किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के दुर्जन बन जाते हैं। हेमलेट नाटक का नायक हेमलेट भी वैसे ही है। वो मूलतः सज्जन है, परंतु जब उसे पता चलता है कि उसके चाचा ने उसके पिता का खून किया हुआ है और वो अपनी माता गर्ट्रूड का पति बन चुका है चाचा, तो वो भी उस प्रकार उसे मारने की कोशिश करता है और अंत में स्वयं भी मारा जाता है। तो देखिए कि पाश्चात्य नाटकों के नायक जो हैं, वो सच्चाई का, अच्छाई का, पुण्यों का भंडार नहीं है, पुतला नहीं है, अपितु वे सज्जन होते हुए भी दुर्जनों के प्रभाव में आकर के दुर्जन बनने वाले व्यक्ति हैं, जो आमतौर पर ऐसा होता है। उसमें पाप, या देखिए वो सज्जन तो हैं, परंतु पूर्णतः निर्दोष नहीं है, कुछ ना कुछ दोष उनमें है। उनमें पाप या दुष्टता तो नहीं है, परंतु किसी भूल के कारण, किसी कमजोरी के कारण वह गलत काम कर देते हैं। इसलिए एरिस्टोटल के अनुसार नायक के चरित्र चित्रण में नाटककार को 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक, अच्छा चरित्र, औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, तीसरी, वह जीवन के अनुरूप हो, और चौथी, चरित्र में सुसंगतता हो। मतलब चरित्र अचानक कोई बहुत बड़े बदलाव के साथ काम नहीं कर रहा है, अपितु तो उसमें कुछ तर्कसंगत, सुसंगतता होनी चाहिए। मसलन जैसे आजकल देखिए जितने हिंदी फिल्में हैं, अंग्रेजी फिल्में हैं या नाटक हैं, इन सब में कुछ ऐसे नायक आ रहे हैं वो जो गलत काम कर रहे हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो खून कर रहे हैं, जो कोई गलत काम कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में बाजीगर का नायक शाहरुख खान ने जो रोल प्ले किया है, वो नायिका को अनेक मंजिली ऊंची इमारत से नीचे गिरा देता है। या फिर अभी अभी आई हुई नई फिल्म जिसको आपने भी देखी होगी, KGF 2, जिसमें नायक जो है अपने माता को दिए हुए वचन के खातिर अनेक लोगों का संहार कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ को सोना चाहिए था, इसलिए अपनी मृत माँ को सोना देने के लिए वह कोलार जो सोने की खाने हैं उनको लूट रहा है। या फिर कुछ ऐसे नायक होते हैं जो गैंगस्टर बन जाते हैं, जैसे शूट एट लोखंड वाला। नहीं, इस प्रकार के भी गलत काम करने वाले भी नायक आजकल हमारे सामने आ रहे हैं। चरित्रों के चित्रण से तात्पर्य उनकी आभ्यंतर बाह्य, मतलब आंतरिक उसका संघर्ष और बाह्य संघर्ष। देखिए ऐसे नायक हमारे में भी है। जैसे महाभारत में अर्जुन के मन में ये विचार आया युद्ध के समय कि मैं अपने ही चाचाओं, अपने ही मामाओं, अपने ही भाइयों, अपने ही चचेरे भाइयों का
वध क्यों करूं? तब श्री कृष्ण ने समझा था कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है भावना से ज्यादा, वरना वो भी किम कर्तव्य मूड नायक बन जाता अर्जुन, हेमलेट की तरह, ओथेलो की तरह, किंग लियर की तरह। तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि पाश्चात्य चरित्र चित्रण में, पाश्चात्य नाट्य आलोचना के अनुसार नायक या नायिका के चरित्र चित्रण या किसी भी चरित्र चित्रण में आभ्यंतर मतलब उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो द्वंद्व, और उसके बाहर उसके बाह्य व्यक्तित्व का प्रकट है, मतलब उसके अंदर जो कुछ द्वंद्व चल रहा है उसी प्रकार से उसका वर्तन होता है। और यह प्रकटन जो होता है व्यक्तित्व का प्रकटन, वह नाट्य व्यापार और संवादों के माध्यम से होता है। उसके अंतर्गत जो कुछ द्वंद्व चल रहा है वही द्वंद्व उसके संवादों के रूप में, प्रकट संवादों के रूप में सामने आता है। चरित्रों को अस्वाभाविक रूप में चित्रण करने से नाटक की प्रभावात्मकता को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है। आप ध्यान दें, हिंदी में एक उपन्यास है महिला आंचल, इसका जो खलनायक है वह एक जमींदार है और किसानों की परिस्थिति को देख करके उसका मत परिवर्तन हो जाता है, यह अस्वाभाविक है। लेकिन गोदान का जो जमींदार है उसका, जो हमने होरी नाम के नाटक में देखा पहले, जो जोशी सर ने प्रथम वर्ष में आपको पढ़ाया था, उसमें जमींदार का मत परिवर्तन नहीं होता, वो स्वाभाविक है। लेकिन मैला आंचल में जमींदार का मत परिवर्तन हो जाता है, वो अस्वाभाविक है। इस प्रकार से चरित्रों का चित्रण नहीं हो सकता। जो गलत है गलत, जो सही है सही लिखने वाला नाटककार चाहिए। खास करके चरित्रों का अस्वाभाविक चित्रण उसने नहीं करना चाहिए। और चरित्रों का अगर अस्वाभाविक चित्रण किया गया तो नाटक की प्रभिष्णुता में, प्रभाव में, नाटक की प्रभावात्मकता में एक प्रकार से क्षति हो जाएगी, वो टूट जाएंगे और नाटक हिट नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से अब तीसरा तत्व आता है, चित्रण के बाद का तीसरा तत्व है संवाद। वोल्टन नाम के एक अंग्रेजी विद्वान ने लिखा है, अ प्ले इज इट्स डायलॉग। ध्यान दें, साहित्य के अन्य जितनी भी विधाएं हैं उन सारे विधाओं में लेखक या कवि अपनी ओर से कुछ न कुछ कह जाता है, परंतु नाटककार या एकांकीकार को यह सुविधा नहीं रहती। वो जो कुछ कहना चाहता है वो पात्रों के मुख से ही कहलवाएगा, क्योंकि वहां पात्रों के परस्पर संवाद महत्वपूर्ण है, लेखक अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ सकता। इसलिए वोल्टन ने कहा है कि प्ले या नाटक जो है वो क्या है, संवाद है, और संवाद के अलावा कुछ नहीं। संवाद ही नाटक को नाटक बनाते हैं। इसलिए बहुत बार संवादों की असफलता नाटक को असफल बना देती है। संवाद हम ध्यान में रखते हैं, किसी भी नाटक का संवाद। देखिए हमारे यहाँ हिंदी में पृथ्वीराज कपूर बहुत बड़े नाटककार, नाटक लेखक और अभिनेता थे। उनका एक दीवार नाटक जो पृथ्वी थिएटर्स का पहला नाटक है, वो बहुत बहुत लोकप्रिय हुआ संवादों के कारण। उसमें का मुझे एक संवाद याद आता है, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, तुम्हारी जिंदगी जिंदगी हमारी जिंदगी कहानी। इस प्रकार के जो डायलॉग रहते हैं, उन डायलॉग्स की वजह से, उन संवादों की वजह से वो नाटक हिट जाता है। हिट नहीं सुपर हिट होता है। और मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि नाटककार को अपनी ओर से कुछ कहने का स्वातंत्र्य नहीं होता, जो उपन्यासकार, कहानीकार या कवि को होता है। नाटककार अपने मन से कुछ नहीं लिख सकता, उसे जो कुछ लिखना है वह पात्रों के संवादों के माध्यम से ही वो लिखता जाता है। नाटकों में भी संवाद दो प्रकार के कार्य करते हैं। पहला है कथा वस्तु को गति प्रदान करते हैं, और दूसरा जो संवाद, जो चरित्र कह रहा है उसके चरित्र चित्रण को अधिक विश्लेषित करने में सहायक होते हैं। संक्षेप जितने, देखिए पुराने जमाने के नाटकों में बहुत लंबे 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 संवाद हुआ करते थे, लेकिन आजकल के नाटकों में जितने संक्षिप्त, चुटीले, कटाक्ष करने वाले संवाद होंगे, उतने ही संवाद जल्दी प्रेक्षकों को याद हो जाते हैं
और उतने ही वो हिट हो जाते हैं। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, यथा योग्य प्रसंग और भाव के अनुरूप ये संवाद होने चाहिए। और अगर संक्षिप्त संवाद हो, अगर प्रसंगानुरूप संवाद हो, अगर भावानुरूप संवाद हो, यथा योग्य संवाद हो, तो क्या होगा? कथा वस्तु को गति मिलेगी। संवादों का अनावश्यक विस्तार, बहुत लंबे लंबे स्वगत, ये जैसे शेक्सपियर के नाटकों में देखे जा सकते हैं, वो अब कोई काम नहीं देने वाले हैं। स्वगतों का लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। जितने भी स्वगत होते हैं वह बोरिंग कर देने वाले स्वगत होते हैं। खास करके देखिए, जैसे कि पुराने नाटकों में, हमारे यहाँ मराठी नाटकों में, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की जैसे हिंदी नाटककारों में, जिनके चंद्रगुप्त नाटक में लगभग 3-3, 4-4 पृष्ठ तक के संवाद स्वगत हैं। चाणक्य के हो, चंद्रगुप्त के हो, नायिका के, अलका के हो, या सिंहरण के संवाद हो, या फिर अंतर्द्वंद्वात्मक संवाद अजातशत्रु नाटक के हों, अजातशत्रु के पिता बिंबिसार के अंतर्द्वंद्व युक्त संवाद हों। अब ऐसे संवादों से काम नहीं चलेगा, लंबे लंबे स्वगत संवादों की जरूरत नहीं है। अपितु तो ऐसे प्रकट संवाद, जिन संवादों से संक्षेप में प्रेक्षक समझ जाएं, जिनको, जो चुटले संवाद हों, ऐसे संवादों की लोकप्रियता ज्यादा होती है और इनके कारण कथानक में एक प्रकार की गति आती है, वेग आता है और कथानक आगे चलता है। संवादों का अनावश्यक विस्तार तथा उसकी आलंकारिकता कथा वस्तु में साधक की जगह बाधक बन जाते हैं। संवाद चरित्रानुरूप और स्वाभाविक हो तो वो चरित्र चित्रण में अधिक और भी अधिक सहायक होते हैं। अभिनेता नाटक का अभिन्न अंग है और वह बहुत हद तक केवल संवादों के माध्यम से ही, वाचिक अभिनयशीलता के माध्यम से ही हमारे सामने प्रकट होता है। आज भी देखिए, बड़े बड़े नाटकों, फिल्मों के संवाद हमें याद होते हैं, जैसे शोले का कितने आदमी थे जैसा संवाद हो, या अन्य भी बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स हों, जैसे दीवार फिल्म का संवाद हो कि मैं तुमसे पहली बार पूछ रहा हूं। इस प्रकार के कुछ संवाद हैं, वो ज्यादा चरित्र को उकेरने वाले होते हैं, सामने लाने वाले होते हैं। अभिनय के अनुकूल संवाद से तात्पर्य है हरकतों की भाषा का प्रयोग करना। जो हरकतें होती हैं, जो वर्तन होता है पात्र का, उसके अनुसार उसकी भाषा आनी चाहिए, उसके अनुसार उसके संवाद आने चाहिए। कहा यह जाता है कि नाटकों के संवादों में शब्दों के साथ साथ शब्दों के जो बीच में रिक्त स्थान होता है, जो स्पेस होता है, वो अभिनय के द्वारा योग्य अभिनेता अधिक शिद्दत से, अधिक ताकत से लोगों के सामने रखता है और वो अभिनेता ज्यादा लोकप्रिय होता है, जो संवादों के साथ साथ दो शब्दों के बीच, दो संवादों के बीच की रिक्तता को अपनी आंखों से, अपने भ्रूभंग से, अपने चेहरे के हाव भाव से, सात्विक भावों से, स्तंभ से, कंप से प्रकट करे, वो श्रेष्ठ अभिनेता होता है। और ध्यान रहे, इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि सिनेमा, चित्रपट जिसको हम कहते हैं, चलचित्र कहते हैं, वह किसका माध्यम है? निर्देशक का माध्यम है, लेकिन नाटक ये अभिनेता का माध्यम है। सहज सीधी अनलंकृत भाषा, ज्यादा अलंकार होने नहीं चाहिए भाषा में, ऐसे अनलंकृत भाषा और अनलंकृत अभिनय से अधिक अनुकूलता इन संवादों के माध्यम से निर्माण होती है। अगला है देशकाल। देशकाल जिसको अंग्रेजी में म्यालू कहा जाता है, ये हमने उपन्यास और नाटकों के पहले विवेचन में भी स्पष्ट कर दिया था कि देशकाल से तात्पर्य वातावरण से है, और ये वातावरण बाह्य अभ्यंतर दोनों ओर से हो सकता है। जैसे इस समय ऊपर फैन लगा हुआ है, इसकी आवाज़ भी आपको थोड़ी सुनाई दे पड़ रही होगी। ये क्यों है? क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ी हुई है और ज़्यादा गर्मी के कारण फैन की थोड़ी सी आवाज़ हमारी इस ऑनलाइन तासिका में आ रही है। तो ये जो वातावरण है, वो ऋतु का वातावरण हो सकता है, बरसात का हो सकता है, वह धूप का हो सकता है, वह ठंडी का वातावरण हो सकता है।
या फिर ठंडी में भी कुछ ऐसे विचार हों जिससे अभ्यंतर वातावरण भड़क सकता है, जैसे देशभक्ति युक्त वातावरण निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से वातावरण में देखिए, नाटक में देश मतलब स्थान और काल मतलब समय का चित्रण, वो दृश्य उपस्थित किया जाता है इसी देश काल के आधार पर। और उसको साकार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की सहायता नाटककार ले सकता है, जैसे नेपथ्य है, जैसे वेश है, जैसे परिवेश है, जैसे रंगभूषा है, वेशभूषा है, अलंकार परिधान किए हुए हैं, भाषा है, सांस्कृतिक संकेत उसमें कुछ आने चाहिए। ये सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि देश काल का क्या महत्व है। मसलन अगर मैंने आज के परिकाल में नारद जी को दिखाया और नारद जी को चोटी की जगह हैट बना दी और वीणा की जगह हमने वायोलिन दे दिया उनके हाथ में, धोती की जगह कड़क जींस पैंट पहना दी, तो वो सार्थक नहीं रहेगा। देश काल के अनुसार उन चरित्रों का चित्रण भी होना चाहिए, और उन चरित्रों में जो वेशभूषा है, केशभूषा है, उनकी जो भाषा है, इनका भी प्रकटीकरण आपको आपके ध्यान में आना चाहिए, प्रेक्षकों के ध्यान में आना चाहिए। पाश्चात्य नाट्य जानने वाले लोगों ने, नाट्यविदों ने देशकाल का निर्वहन करते समय संकलन त्रय की ट्री यूनिटी की बात की है। संकलन त्रय में क्या आता है देखिए, यानी देशकाल या वातावरण को अधिक स्पष्ट करने के लिए पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने ये कहा है कि इसमें संकलन त्रय मतलब स्थान अर्थात स्पेस, समय अर्थात टाइम, और कार्य अर्थात एक्शन, इन सब का संकलन होना चाहिए। मतलब स्थान अधिक से अधिक, एक नाटक में या एक एकांकी में अधिक से अधिक आप 1 या 2 स्थान दिखाइए, उससे ज़्यादा नहीं। और समय भी 1 या 2 वर्ष के बीच का ही समय दें। मतलब नायक जन्मा है, वो बालक बन चुका है, वो किशोर बन चुका है, वो कुमार बन चुका है, वो युवक बन चुका है, वो प्रौढ़ बन चुका है, वो वृद्ध बन चुका है, वो मर चुका है। इतना बड़ा टाइम स्पेस न आए उसमें। एक दिन अधिक से अधिक 24 घंटे, अधिक से अधिक 48 घंटे का ही कालखंड इसमें आना चाहिए। फिर तीसरी बात ये कही है कि एक्शन मतलब उसका जो कार्य है वो कोई एक ही कार्य उसमें होना चाहिए। अनेक कार्य अगर एक ही नाटक से आप दिखाना चाहते हैं तो ये नाटक की इस दृष्टि से कठिन हो जाएंगे। और उसके अनुसार नाटक में जो कुछ दिखलाया जाए वो एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही घटना या एक ही एक्शन की बात होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम लाएं, देखिए जयशंकर प्रसाद जी के नाटक लोकप्रिय न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक में बालक चंद्रगुप्त से लेकर के सम्राट चंद्रगुप्त तक का संपूर्ण ब्यौरा दिया है। यानी नाटक की आरंभ में जो बच्चे हैं वो अंत में जाकर के बूढ़े दिखाए जाते हैं या मृत दिखाए जाते हैं, ये बहुत कठिन बात है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए नाटक में खास करके एकांकी में क्या होना चाहिए, एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही कार्य या एक ही एक्शन को संपन्न किया जाना चाहिए, अनेक नहीं। क्योंकि इसमें अभिनय करने में मज़ा आता है और सरल भी जाता है। परंतु यह धारणा अव्यवहार है, इसलिए पाश्चात्य नाटककारों ने भी इसका त्याग किया है। यानी अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यानी संकलन त्रय, इस अवधारणा पर अब पाश्चात्य लेखकों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। नाटक की भाषा शैली का संबंध संवाद तत्व से है। सहज, सरल, सजीव और अभिनयानुकूल भाषा का प्रयोग करना उचित कहलाएगा। जहाँ तक शैली का संबंध है, गंभीर और हास्य व्यंग्य शैलियाँ चिरपरिचित हैं। मतलब नाटक एकदम गंभीर विषय की ओर ले जाने वाला है या फिर हंसोट नाटक है,
इन दो पद्धतियों में होता है। यह माना जाता है कि सफल शैली वही है जो प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप हो। आज यथार्थवादी, एब्सर्ड, लोकधर्मी, प्रतीक नाटक, मिथकीय नाटक, व्यंग्य नाटक आदि अनेक शैलियां प्रयुक्त होने लगी हैं। इसलिए क्योंकि उसमें भाषा और उस प्रकार के संवाद अपने आप आ जाते हैं। और अंतिम है उद्देश्य, यानी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार नाटक का अंतिम उद्देश्य है, अंतिम तत्व है उद्देश्य। पाश्चात्य परंपरा के अनुसार जीवन के यथार्थ को, जीवन के संघर्ष को सामने लाना ही नाटक का उद्देश्य रहा है। मात्र मनोरंजन आज नाटक का उद्देश्य नहीं है। अपने यथार्थ से जूझते हुए अपने समकाल की, मतलब इसी काल की सार्थक प्रस्तुति उसका मुख्य लक्ष्य रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक के जो पाश्चात्य तत्व हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व हमने देखे। आज के दिन हम यहीं ठहरेंगे। कल की तासिका में हम एकांकी साहित्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।